सभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को, जिनके सौजन्य से आज एक ऐसे वीर महाप्रतापी योद्धा का, जिसका जीवन इस देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित हुआ, ऐसे महायोद्धा महाप्रतापी हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर फेसबुक लाइव के माध्यम से सीधा प्रसारण करने का निर्णय लिया। वो सभी कार्यकर्ता धन्यवाद योग्य हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करता हूं। आज इस विषय को शुरू करने से पहले एक और महापुरुष की जन्म जयंती है। आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी, जिन्होंने संचार की दुनिया में सत्य क्या होता है और सत्य को प्रकट करना, सत्य का प्रस्तुतिकरण करना, बिना किसी डर भय के, बिना किसी भेदभाव के ऐसे सत्य को प्रकट करना, बोलना, ये जीना सिखाया जिन्होंने, ऐसे देवर्षि नारद जी की जयंती पर प्रथम मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने कहा कि हिंदू वीर शिरोमणि, अदम्य साहस के प्रतीक, अद्भुत प्रतिभा के धनी, देशभक्त वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। बप्पा रावल, राणा हम्बीर सिंह, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, उस वंश परंपरा में 9 मई 1540 को जन्मे एक ऐसे बालक जो भविष्य में चलकर हिंदुत्व के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। आज उनका जन्मदिन है। हम सबके लिए, अर्थात संपूर्ण देश के लिए, कोई महापुरुष किसी जाति के अंदर जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन वो अपनी जाति के लिए कार्य नहीं करते। पुरुष के आगे महापुरुष लगने का अर्थ ही होता है कि उनका दिव्य, उनका ध्येय ये बड़ा हो जाता है। देश धर्म संस्कृति के लिए समर्पण उनका उद्देश्य हो जाता है। ऐसे महापुरुष राजा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, रानी जयवंती बाई महारानी, उनके घर में बालक जन्म लेता है। वह काल कैसा था? तो मुगलों का काल था। मुगलों के काल के अंदर इस धरती पर अत्याचारों की पराकाष्ठा थी। उस पराकाष्ठा में तमाम इस देश की जो रक्षा करने वाली जातियां थी, अपने आप को इस संस्कृति का पोषक मानने वाली ऐसी अनेक वंश परंपराओं में जन्म लेने वाले अनेक राजा महाराजा उस अत्याचार के आगे घुटने टेक चुके थे। और उसी का परिणाम ये था कि राजा उदय सिंह भी मेवाड़ छोड़कर ये अरावली के पर्वत पर जाकर उन्होंने अपना निवास, अस्थायी निवास बनाया। वहीं कुंभलगढ़ में जाकर ये प्रताप का जन्म होता है। प्रताप का जन्म, मैंने कहा कि ऐसे काल के अंदर जब मुगलों का अत्याचार यहाँ चरम पर था, अपनी पहचान बचाकर रखना ये बड़ा मुश्किल काम था। ऐसे में वो बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। परंपराओं को, मान्यताओं को, संस्कृति को बचपन से उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बालक बड़ा होता है, उन सब परिस्थितियों से परिचित होता है, तो उन परिस्थितियों से परिचित होने के बाद ऐसे राजवंशियों को जो घुटने टेक चुके थे अकबर के सामने, उनको सामने झुकना नहीं, ये एक संकल्प बचपन से ही आया। लेकिन इस संकल्प को पूर्ति कैसे होगी? पिताजी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही
दूसरी मां से जन्म लेने वाले छोटे भाई आयु में छोटे प्रताप से राणा जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रताप के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह विचलित नहीं हुआ। पिताजी की जो आज्ञा, पिताजी का जो आदेश, लेकिन यह जगमाल बड़ा डरपोक था, कायर था। बिना अधिकार के अधिकार मिला और उसके कारण इसने राजगद्दी पर बैठते ही अत्याचार करने शुरू कर दिए। अर्थात एक तरफ तो मुगलों का अत्याचार चल रहा था, दूसरी तरफ अपने ही द्वारा अपना ही राजा यह भी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उस अत्याचार को कौन उस राजा को बताए कि तुम प्रजा के साथ कैसा कर रहे हो? तो यह स्वयं प्रताप अपने भाई को अर्थात राजा को जाकर उसके द्वारा किए गए ऐसे समाज पर, जाति पर, राज्य में प्रजा पर किए जाने वाले अत्याचारों को नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको सुझाव देते हैं। ये राजा राणा जगमाल उसको कहते बड़े भाई जरूर हो, लेकिन मैं यहाँ का राजा हूं। और वाद विवाद होता है, परिणाम ऐसा आता है कि राणा जगमाल जो राजा है वो इस प्रताप को देश निकाला दे देते हैं। देश निकाले के बाद ये प्रताप अपने घुड़साल में जाते हैं। वहां जो इनका प्रिय अश्व था, जिसको हम चेतक के नाम से जानते हैं, उस चेतक पर जींस चढ़ाने, उसकी काठी कसने के बाद, बैठने के बाद वहां से लेकर जाते हैं। उनके साथ ऐसे उनसे स्नेह रखने वाले लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ ये जंगलों की ओर चल जाते हैं। उन सबके साथ रहकर कुशल सेना का गठन कैसे हो सकता है, उस सेना का गठन करना, उसमें से एक नई युद्ध नीति का निर्माण करना, जिसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी ने भी उस युद्ध नीति को अपनाने का काम किया। उस गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण इन्होंने उन लोहार जाति के बंधुओं के साथ, जंगलों में रहने वाले और भीलों के साथ एक बड़ी सेना का धीरे धीरे गठन करने का काम ये प्रारंभ कर ही रहे थे। तब तक राजा उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जितने राजपूत और बड़े बड़े बहादुर लोग थे, राजपूत सेनापति थे, उन सब ने मिलकर प्रताप को बुलाकर ये राणा प्रताप को गद्दी पर स्थापित कर देते हैं। उनकी गद्दी पर स्थापित करने के बाद वह दिन हम सबको 1572 अर्थात 1572 को महाराणा प्रताप, ये कुंभलगढ़, कुछ लोग 28 फरवरी कहते हैं, कुछ लोग 1 मार्च कहते हैं, दोनों बराबर हैं। 28 मार्च फरवरी भी हो सकती है, 1 मार्च भी हो सकती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। अभी तक इस महाराणा प्रताप के द्वारा जो जंगलों के अंदर ये सेना खड़ी की जा रही थी, इसी से अकबर बड़ा परेशान था। उसकी आंखों में किरकिरी बना हुआ था, क्योंकि सारे राजा, वो राजा आमेर का राजा मानसिंह हो, टोडरमल हो, भगवान दास हो, ऐसे सभी राजाओं ने उसके आगे और समर्पण कर दिया था। यहां तक ही नहीं तो उन्होंने मुगलों के साथ अपनी पुत्रियों के वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने शुरू कर दिए थे। ऐसे में एक राणा प्रताप, ये महाराणा अकबर के लिए बड़ा चुनौती बना हुआ था। राणा प्रताप के आगे अकबर के द्वारा अनेक प्रकार के संधि प्रस्ताव भेजे गए और उस संधि प्रसाद में, संधि प्रकार में करने के लिए राजा मानसिंह को भी भेजा गया, जलाल खां को भेजा गया, भगवान दास को भेजा गया, टोडरमल को भेजा गया। सबने अकबर की महानता के किस्से राणा प्रताप के सामने सुनाने शुरू किए। लेकिन राणा प्रताप का तो एक ही संकल्प था कि मैं हिंदू संस्कृति, परंपराएं, मान सम्मान उसको डिगने नहीं दूंगा। मेरी जो परंपराएं हैं, मेरा जो दायित्व है, उसके लिए मैं जन्म लिया हूं। और ये अकबर, ये तो तुर्क है, ये आक्रमणकारी है, अत्याचारी है, ये हमारा बादशाह कैसे हो सकता है?
उसके आगे झुकना नहीं है। मैंने कहा कि अकबर ने धन बल, बाहुबल और बुद्धि बल, सभी बलों का प्रयोग किया। महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार की संपदा देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि एक अकेला महाराणा ही उसके आंखों की किरकिरी बना हुआ था, उसके मार्ग में व्यवधान था, उसकी सत्ता को चैलेंज था। लेकिन महाराणा प्रताप इन सब के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और इसके कारण ये मान सिंह अपमानित होकर वहां से जाता है। अब अकबर इस सारे प्रकरण से बहुत दुखी होता है, अपने अंदर से उसको बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है। मेरे प्रस्ताव को ठुकराना ये अच्छा नहीं किया। उधर राणा प्रताप ने इन सबको जो बोला था वह हम सबको स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, जिसके लिए तुम संधि का प्रस्ताव लेकर आए वो कौन है? वो आक्रमणकारी है। वो पहले मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ, हमारे स्वाभिमान के साथ खेलना शुरू करते हैं, हमारी अस्मिता को रौंदने का काम करते हैं। एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। उनके लिए आप मेरे सामने संधि का प्रस्ताव लेकर आए हो। ऐसे अनेक विषय राजा मान सिंह को भी, भगवान दास को भी, ये जमाल खां तो उनका अपना था, लेकिन ये तो टोडरमल जैसे ये तो अपने थे, हमारे थे। लेकिन इनको भी वो जो जोधाबाई का विषय आता है वो मान सिंह की बुआ थी, हम सब जानते हैं। ऐसा उदाहरण दिया महाराणा प्रताप ने। इससे आकर मान सिंह को अब बहुत अपमान लगा, मेरा व्यक्तिगत अपमान किया। और ऐसे अनेक प्रसंग होने के बाद अकबर ने ठान ली कि अब इसको, महाराणा को युद्ध से ही हराना है, युद्ध के अंदर इसको गुलाम बनाना है। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद महाराणा भी चैन से नहीं बैठे। उनको भी ध्यान में आ गया कि इतने बड़े सेना का मैंने प्रस्ताव ठुकराया है, ये शांति का मार्ग नहीं है, ये क्रांति का मार्ग है। और इसलिए भी युद्ध होगा तो युद्ध की तैयारी होती है। उस युद्ध की तैयारी में हम सब जानते हैं अकबर ने 1573 में इन सब लोगों को भेजा था, और 1573 में जब ये प्रस्ताव खारिज हो कैंसिल हो जाता है तो हल्दी घाटी का युद्ध हम सब जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है। ये 18 जून 1976 को हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके कारण अनेक, मैं देश में नहीं देश के बाहर भी, शायद मेरे देश की इस युवा पीढ़ी को हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का उतना ध्यान नहीं होगा। इस देश के अंदर, मैं इस हल्दी घाटी को भी बाद में प्रस्तुत करता हूं, एक प्रसंग अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का आता है। दैवयोग से उसका भारत में प्रवास बना, राजकीय प्रवास था। तो उसने अपनी मां को पूछा कि मां, मैं भारत के दौरे पर जा रहा हूं, आपकी कोई इच्छा है तो बताइए, मैं भारत से आपके लिए उसको पूरी करके लाऊं। मैं 16वें राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं अमेरिका के। कितने वर्ष पहली बात है। उस समय अब्राहम लिंकन की मां अपने बेटे अब्राहम को कहती है कि बेटा, अगर तू भारत जा ही रहा है तो मेरी एक ही इच्छा पूरी करना कि वहां से, उस हल्दी घाटी के मैदान से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आना। आखिर उस हल्दी घाटी की मिट्टी में क्या है? जो अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति की मां अपने बेटे से उस मिट्टी को, उसने सोना नहीं मांगा, उन्हें हीरे जवाहरात भारत से खरीदने के लिए नहीं मांगे, उसने कोई बेशकीमती सामान नहीं मांगा, उन्हें कहा कि मुझे हल्दी घाटी की मिट्टी चाहिए। दुर्भाग्य ऐसा है, उस मां के लिए तो दुर्भाग्य कहूंगा कि अब्राहम लिंकन का वह दौरा स्थगित हो गया। ये मौखिक कथा नहीं है, व्यक्ति मेरे अपनी बनाई कथा नहीं है, इसका शास्त्रों में उल्लेख है, गजट में उल्लेख है इसका। तो उस हल्दी घाटी के अंदर अपने से चौगुनी सेना, इसके अलग अलग इतिहास के अंदर वर्णन आते हैं। कोई कहता है हमें मेवाड़ की अर्थात प्रताप की 20,000 सेना थी, तो उधर 80,000 से 1 लाख तक की सेना थी। कुछ प्रमाण कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो गई, चूंकि अकबर के साथ ही लगभग 60,000 के लोग थे, तो इतनी सेना कहां से आई अकबर की? तो कुछ शास्त्र इसमें कहते हैं कि 5,000 मेवाड़ी सेना थी और 20,000 ये मुगलों की सेना थी। उस हल्दी घाटी में उस अकबर की बुद्धि को देखिए कि अकबर उस प्रताप के सामने उस मान सिंह को सेनापति बनाकर भेजता है। वही मान सिंह जो अपमानित होकर लौटा था,
उस मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना, उसके साथ उसका बेटा भी जहांगीर भी था उसमें, अकबर का बेटा, लेकिन वह तो युद्ध से भाग खड़ा हुआ। उस युद्ध की अवधि भी बहुत अधिक नहीं है, मात्र 4 घंटे की अवधि है। इतना भयंकर युद्ध हुआ है। मेवाड़ के लगभग 1/4 अर्थात 1600-1700 सैनिकों का कत्लेआम हुआ। राणा महाराणा प्रताप जिसको हम कहते हैं, उसके पास घोड़ा चेतक था। हमने कविता सुनी है, पढ़ी है, राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक बन गया निराला था। अर्थात राणा के निशाने पर, उसके हाथ के इशारे पर जिधर को इशारा होता था, कत्लेआम करने वाला महाराणा उस 20,000 की सेना के बीच में घिर जाता है। वहां तोप थी, वहां बुद्धि थी, कूटनीति थी। अपने पास तो ये जंगली अर्थात लोहार जाति के भीलों की ऐसी सेना थी, थोड़े मेवाड़ी थे, उनके साथ कैसे संघर्ष करता। लेकिन ऐसे में एक चित्र निकल कर आता है मन्ना झाला का, बहुत बड़ा वीर हुआ है। वह भी उस युद्ध में राणा की सेना में एक सरदार की भूमिका का निर्वहन कर रहा था। उसको ध्यान में आ गया कि मेरे राजा को बचना चाहिए, महाराणा को यहां से निकलना चाहिए, हम घिर गए चारों तरफ से। इसलिए महाराणा को निकालने के लिए वह झाला महाराणा का मुकुट अपने सिर पर लड़कर रखकर लड़ाई शुरू करता है। मुगली सेना उस झल्ला मानसिंह मन्ना को अपना महाराणा समझ करके और उसके साथ युद्ध करती है। इधर से महाराणा निकल जाते हैं अपने चेतक पर बैठकर। इस युद्ध की अवधि लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत लंबी नहीं थी, मात्र 4 घंटे लड़ा गया युद्ध था। उस अकबर का बेटा तो भाग खड़ा हुआ जहांगीर वहां से युद्ध से। इधर से ये महाराणा जैसी निकल गया कुशलता के साथ, उसके पीछे कुछ तुर्क सैनिक ये पीछे लग गए। महाराणा कुशल निकला, लेकिन इस बीच में वो वीर जिसको झाला कहते हैं, झाला नाम से प्रसिद्ध है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह देश के काम आया, देश के स्वाभिमान को बचाने के काम आया, सम्मान को बचाने के काम आया। लेकिन उधर जैसे ये महाराणा वहां से निकलते हैं, एक 26 फुट पहाड़ी नदी बीच में पड़ती है। ये चेतक उसको पार कराने में पार तो करा देता है, इसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन पार कराने के बाद ये चेतक महाराणा प्रताप से अलग हो जाता है, अर्थात उसका प्राणांत हो जाता है। उस समय ये महाराणा प्रताप संकल्प के साथ खड़े होते हैं। संकल्प कैसा कि मैं अपने मेवाड़ को जब तक मुक्त नहीं करा लूंगा तब तक स्वादिष्ट व्यंजनों का त्याग करता हूं, महलों की ओर देखूंगा नहीं, किसी बस्ती में नहीं रहूंगा, अर्थात वनों में रहकर, जंगलों में रहकर वहां के कंद फूल फल उन्हीं से अपना जीवन यापन करूंगा और जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ निकटता बढ़ाकर उनका स्वाभिमान जगाते हुए एक पुनः ऐसी सेना का निर्माण करूंगा। कहानी लंबी है। लगभग अपने काम में महाराणा लग जाते हैं बड़ी तेजी से। मन के अंदर जब लक्ष्य को प्राप्त करने की अग्नि होती है, प्रज्वलित रहती है, अग्नि सबके पास होती है, लेकिन वो अग्नि कई बार पानी पड़ते ही बुझ जाती है। लेकिन उस अग्नि को बुझने नहीं देना। हम सब जानते हैं कैसे कैसे प्रसंग महाराणा के सामने आए। वो घास की रोटी का प्रसंग हम सब जानते हैं, उसको विस्तार देना मेरा उद्देश्य नहीं है। अर्थात घास की रोटी बनती है, वो रोटी जैसे ही खाने के लिए आते एक बिलाव आ जाता है, वो छीन कर ले जाता है। माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बालक भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन वह भूख से बिलखते बालक वह भी उस दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प को डिगा नहीं पाते। और महाराणा उस संकल्प के साथ और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। कैसा संकल्प था! क्यों? क्योंकि अपने एक लिंग महादेव को साक्षी मानकर ये महाराणा ने संकल्प लिया था, जब तक मेवाड़ मुक्त नहीं करा लूंगा। इधर महाराणा जंगलों में चले जाते हैं, उधर अकबर, कैसा दुर्भाग्य है, कितना क्रूर अत्याचारी, मीना बाजार लगाने वाला अकबर, अय्यास अकबर। आज वो इस देश के अंदर लाखों माताओं बहनों का शीलहरण करने वाला, लाखों का कत्लेआम करने वाला वो अकबर आज मेरे साहित्य में, मेरे पढ़ाई कोर्स में, शिक्षा में वो महान कहलाता है, महान पढ़ाया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ तो अमेरिका के अंदर बैठे राष्ट्रपति की मां उस
महाराणा प्रताप के द्वारा किए गए संघर्ष में से वहां उसका पसीना गिरा है, वहां उसका खून गिरा है। उस मिट्टी में महाराणा के पसीने के रक्त की सुगंध है। उस सुगंध को अमेरिका के राष्ट्रपति की मां अपने पास मंगाना चाहती है। और एक तरफ जिस मिट्टी के लिए, जिस देश की संस्कृति सभ्यता के लिए उस महाराणा ने संघर्ष किया, उस महाराणा को गुमनाम कर दिया जाता है। वो अकबर महान हो जाता है। वो अकबर महाराणा से निश्चिंत होकर कि वो तो भाग गया, जंगलों में चला गया, उसका ध्यान अब ईरान और इराक की तरफ हो जाता है। महाराणा के गुप्तचर ये अवसर देते हैं, सूचना देते हैं, तो महाराणा इस अवसर का लाभ उठाकर 1579 अर्थात 79 में मेवाड़ के पश्चिम क्षेत्र को आक्रमण करके मुक्त करा लेता है। ये महाराणा ने पुनः उस हल्दी घाटी के मात्र 3 वर्ष बाद ही अपने पश्चिम क्षेत्र को मुक्त कराया। ऐसे अनेक प्रसंग, लगातार निरंतर संघर्ष करते रहना, किसके दम पर, कैसा बल था। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप के भाले का, उसके कवच का, उसका अपना, ये लगभग 2208 किलो वजन जिस व्यक्ति जो लेकर देता हो घोड़े पर, उसके सामने अदना सा अकबर, वो कैसे अकबर से वो युद्ध हार गया। लेकिन इस देश का इतिहास है, इस देश की, और अनेक प्रसंग ऐसे आए, दुर्भाग्य रहा इस देश का कि अपनों के सामने अपना आकर खड़ा हो गया, अर्थात घर का भेद देने खड़ा हो गया, तो बहादुर से बहादुर बिगड़ गया। महाराणा प्रताप भी उस मान सिंह जैसे, टोडरमल जैसे लोगों के कारण उस अकबर से उस समय युद्ध हारा। लेकिन 1579 में एक बार जीतना शुरू किया तो चित्तौड़ को छोड़कर धीरे धीरे उस उदयपुर, जिस उदयपुर को राजा उदय सिंह छोड़ चुके थे, भय के कारण छोड़ चुके थे, उस उदयपुर को मुक्त कराकर संपूर्ण मेवाड़ को मुक्त कराने वाले महाराणा प्रताप, उनका संबल कौन था, इसलिए कहा कि महाराणा प्रताप एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। कुशल संगठनकर्ता भी महाराणा प्रताप थे। ऐसे संगठनकर्ता ने अपनी उस गढ़िया लोहार जाति, जिसका आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों में, राजस्थान, गुजरात, आज भी वो लोहार जाति गढ़िया के नाम से जानी जाती है। आज उस समय उनका कैसा कर्तव्य रहा होगा, कैसा भूमिका उनकी रही होगी, उन सब के लिए हथियार बनाना, उस हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं निर्मित किए गए हथियारों से उस समय महाराणा के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली महाराणा ने उन्हीं सब जन लोगों को, समाज को, सामान्य समाज को अपने साथ खड़ा करके उस क्रूर तुर्क, जिसने कहा कि एक बार मेरी बादशाह स्वीकार कर ले, एक बार महाराणा मुझको अपना बादशाह स्वीकार कर ले, उस बादशाह को, तुर्क के अलावा, अत्याचारी के अलावा महाराणा प्रताप ने कुछ नहीं बोला। ऐसे कुशल संगठनकर्ता के कारण ये महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे करके अपना सारा खोया हुआ क्षेत्र ये अकबर से प्राप्त किया। ऐसे कुशल संगठनकर्ता, महाप्रतापी महाराजा, सूरवीर, हिंदू श्रोमणी, क्षत्रिय श्रोमणी महाराणा प्रताप का आज जन्मदिन है। हम सबको उस महाराणा प्रताप के द्वारा किए गए उन सब कार्यों को, जिन्होंने शून्य में से सृष्टि की रचना की, शून्य में से सृष्टि की रचना की। हल्दी घाटी का युद्ध क्रूरता और वीरता के बीच युद्ध था। एक तरफ क्रूरता थी, एक तरफ वीरता थी, एक तरफ छल कपट था, एक तरफ संकल्प शक्ति थी, जुझारूपन था। ऐसे उस हल्दी घाटी के युद्ध में इतना सब नुकसान होने के बाद, संघर्ष होने के बाद, वो हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा, निर्णायक नहीं हुआ। लेकिन अभी एक भारतीय इतिहासकार ने यह सिद्ध किया है कि उस युद्ध में महाराणा प्रताप की जय हुई थी। उसने राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी में पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं
और उन्हें प्रमाण दिए कि उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर कुछ जमीन के पट्टे अपनी प्रजा को दिए हैं। जमीन के पट्टों को देने का अधिकार किसका है? वर्तमान में जैसे हम जानते हैं कि पंचायत के द्वारा, पंचायत जो सरकारी पंचायत होती है, निर्वाचित पंचायत होती है, सरकार के द्वारा अधिकार होते हैं, वही पंचायत पट्टे दे सकती है, कोई बिना अधिकार वाला पट्टे नहीं दे सकता। तो यह भी एक बीच में निकल कर आया है। ऐसे वीर प्रतापी महाराणा प्रताप, जिन्होंने अरावली की घाटियों में जाकर अपने संकल्प पूर्ति के लिए घास की रोटियां खाना पसंद किया, उस शिला को अपना बिस्तर बनाकर, अर्थात कष्टों के साथ, कष्टों की भी पराकाष्ठा के साथ अपने जीवन को जिन्होंने जिया, ऐसे महाराणा प्रताप, जिन्होंने खोए हुए राज्य को, मैंने कहा कि चित्तौड़ छोड़ करके सारे राज्य को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसे महाराणा प्रताप का स्मरण करना आज हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मुगलों के, मैंने कहा कि विचलित सेना के घटते प्रभाव का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने अपने इस जागृत सैन्य शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी उदयपुर बनाई और वहां जाकर के पुनः अपने उस क्षेत्र को पुनरुद्धार करने का उन्होंने काम किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी और कुछ करना शेष था। लेकिन इतने अल्प अवस्था से ही संघर्ष, तन का भी संघर्ष, मन का भी संघर्ष, अनेक प्रकार के कष्ट कठिनाइयां, उन कष्ट कठिनाइयों में से शरीर थक चुका था। युद्ध के अंदर अनेक घाव शरीर को प्रताड़ित कर चुके थे और उसके कारण महाराणा थक गए थे। 19 जनवरी 1597 को, ये लगभग 12-14 वर्ष जंगलों के अंदर महाराणा प्रताप रह करके उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, इस हिंदू कुल के लिए, हिंदू स्वाभिमान के लिए जो शक्ति का संचय किया था, उस शक्ति के संचय से उन्होंने खोई प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसीलिए महाराणा प्रताप इस केवल भारत के अंदर नहीं, भारत ने तो जैसे यहाँ की शिक्षा पद्धति के कारण, यहाँ के नीति निर्धारकों के कारण जैसे महाराणा प्रताप को भुला ही दिया हो। मैंने पहले ही कहा कि वो अत्याचारी, अनेक प्रकार से कपटी, इस देश के मान सम्मान को रौंदने वाला अकबर, उसको महान बना दिया। और इसलिए मेरी आने वाली संतति उस महाराणा के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाई, नहीं जान पाई। महाराणा कैसे थे? चेतक का तो शरीर हो गया था शांत, लेकिन महाराणा की सेना में एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। जिस देश के अंदर, मैंने कहा आपने रामायण के अंदर गिलहरी का उदाहरण पढ़ा है कि जिस देश के अंदर छोटे से छोटा जीव भी अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहता है, उस देश का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर एक राम प्रसाद नाम का हाथी भी था, उसका कम ही लोग नाम जानते हैं। उसका उल्लेख भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उस हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले राम प्रसाद नाम के हाथी ने ये मुगली सेना के 7 हाथियों को मार गिराया था। उस हाथी को पकड़ने के लिए मुगली सेना ने एक विशेष प्रकार की व्यूहरचना की। उस व्यूहरचना में वो पकड़ा जाता है और आपको आश्चर्य होगा कि पकड़े जाने के बाद 18 दिन तक वह हाथी उस मुगली सेना का अन्न और जल ग्रहण नहीं करता। उस जिस व्यक्ति के, जिसका हाथी भी इतना स्वामी भक्त होगा, मैंने कहा वो गिलहरी देश धर्म के मान सम्मान के प्रति अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए उस सेतु पर चली जाती है। ये हाथी अपने स्वामी से बिछुड़ने के बाद भी, दुश्मन के कब्जे में जाने के बाद भी, 18 दिन तक भूख और प्यास से बिलखने के बाद भी उसकी निष्ठा, उसकी स्वामी भक्ति पर कोई आघात नहीं कर सकता। अंत में अकबर के सामने प्रस्तुत करने पर भी उसको गन्ने का रस और पानी दिया जाता है, लेकिन स्वीकार नहीं करता। ऐसे जिसके जीवन साथी हों, जिसकी सेना के अंदर मनुष्य ने जीव भी जैसे स्वामी भक्त हों, ऐसे महाराणा को कोई बाल बांका कर सकता था क्या?
ऐसे महाराणा का मैंने कहा कि 1597 में शरीर शांत होता है। 1597 में शरीर शांत होने के बाद जैसे वो अकबर उस राम प्रसाद हाथी के सामने गिड़गिड़ाया, वो नतमस्तक हुआ, वैसे ही महाराणा की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद ये अकबर अंदर से बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे, इसलिए नहीं कि प्रसन्नता के आंसू थे, वह आंसू कष्ट के थे, वह आंसू महाराणा प्रताप की वीरता के थे, वह आंसू महाराणा प्रताप की संकल्प शक्ति के थे। वह आंसू, वो संकल्प और वीरता किसके लिए? तो अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज को उसने डिगने नहीं दिया। और इसलिए ऐसा वर्णन आता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में उनकी मृत्यु के बाद जो शब्द बोले हैं वो हम सब के लिए, अर्थात अपना तो बोलता ही है, लेकिन जब घोर दुश्मन जो सब प्रकार के छल कपट धन बल बुद्धि सब प्रकार के बलों से जो डिगा ने पाया हो, वो जब अपने मुंह से प्रशंसा के शब्द बोलता है तब उस व्यक्ति की महानता का पता चलता है। महाराणा अकबर के द्वारा जो 4 लाइन बोली गई, उसने कहा कि संसार में सभी नाशवान हैं, राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकते हैं, परंतु महान व्यक्ति की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों के द्वारा धन और भूमि को छोड़ दिया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी सर नहीं झुकाया। हिंदू राजाओं में वही एकमात्र राजा ऐसा था जिसने अपनी जाति व देश के गौरव को अंतिम समय तक बनाए रखा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द किसी हिंदू लेखक के नहीं है, ये हिंदू कवि के नहीं है, ये शब्द उस अकबर के हैं जो क्रूर था, अत्याचारी था, जो इस देश को रौंदने के लिए आया था, इस देश पर सत्ता स्थापित करने के लिए आया था। ऐसा व्यक्ति भी उस बहादुर महाराणा के सामने ये नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करता है, इन शब्दों से श्रद्धांजलि देता है। ऐसे महाराणा प्रताप को जिस कुल गौरव के अंदर, जिस देश के अंदर, मैंने पहले कहा कि महापुरुष किसी जाति के अंदर जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन वो जाति के लिए नहीं होते। उनके जीवन का हेतु तो इस सृष्टि पर धर्म की जय करना होता है, अधर्म का नाश करना होता है, सज्जन शक्ति का रक्षण करना होता है। उसी सज्जन शक्ति के रक्षण से और अधर्म का नाश करना हम सब जानते हैं। रामायण के अंदर भगवान राम केवल वनवासियों के सहारे रावण पर विजय प्राप्त किए, धर्म का रक्षण करते हुए अधर्म का अंत किया। भगवान कृष्ण द्वापर में 5 पांडवों के द्वारा उस अधर्म का अंत किया। ऐसे इस कलयुग में महाराणा प्रताप जैसे अनेक वीरों ने, और इसलिए इस धरती को हमने वीर भोग्या वसुंधरा कहा है। इस धरती पर वीरों की एक अनंत मालिका है, अनंत मोतियों की माला है, जिन्होंने अपने को, अपने परिवार को, अपने कष्टों को ये भुलाकर, ये धरती माता, ये भारत माता, ये मेरा समाज, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं, यही मेरा आराध्य है, ऐसा मानकर जिन्होंने इस देश के लिए जीवन जिया, वो इस देश की सर आंखों पर है, देश उन्हें पूजता है। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि गिरा जहां पर खून वहां का, गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्सर अक्सर जिंदा है। ऐसे महाराणा प्रताप का स्मरण करना, और अंत में एक और प्रसंग सुनाकर मैं इस विषय को पूरा करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा बोलना नहीं है, 35-40 मिनट बोलने का विषय मैंने सोचा था। एक और प्रसंग, मैंने एक अमेरिका का उदाहरण आपको दिया, एक और प्रसंग आता है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के अंदर दादागिरी करने वाला देश है। उस अमेरिका के सामने एक छोटा सा देश वियतनाम है। 1955 से लेकर 1975 20 वर्ष तक वो वियतनाम, छोटा सा अमेरिका के सामने बिल्कुल पिद्दी सा देश, 20 वर्षों तक संघर्ष करता है और अकेले
अमेरिका से नहीं, उससे के पहले जापान भी उसके साथ भिड़ चुका था, फ्रांस भी उसके साथ भिड़ चुका था। उन सबसे संघर्ष करते करते 1975 में जाकर वह वियतनाम उस युद्ध के अंदर विजयी होता है। उस विजय के बाद ऐसा एक प्रसंग आता है, कुछ लोग इसको छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसंग बताते हैं, लेकिन उसके लिए तो प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? तो वो वियतनाम जब युद्ध जीतता है तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष के सामने वहां के पत्रकार पहुंचते हैं और पत्रकार से उस जीत का ये कारण जानते हैं कि इतने बड़े महायोद्धा के सामने आपने युद्ध लड़ा, लंबा संघर्ष आपने किया, लंबी लड़ाई लड़ी, इस युद्ध की विजय का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम सबको भी ये सुनकर आश्चर्य होना चाहिए। उस पत्रकार की इच्छा थी, वो अपने आप को श्रेय देता, मेरी नीति के कारण, रणनीति के कारण, मेरे सैनिकों के कारण। उस वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने उस पत्रकार को जो उत्तर दिया, उसने कहा कि जीत का श्रेय भारत की धरती पर जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप को मैं जीत का श्रेय देता हूं। वो महाराणा प्रताप मेरे आराध्य हैं। उनकी रणनीति, उनकी योजना नीति, उनकी महानता, उनकी संकल्प शक्ति, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए अंतिम समय तक अनेक प्रकार के कष्टों को सामने देखने के बाद भी मार्ग से न विचलित होने वाले ऐसे महाराणा प्रताप को इस 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की विजय का श्रेय मैं देता हूं। कुछ वर्ष के बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होती है। हम जाकर देख सकते हैं वियतनाम में, जैसा मैंने पढ़ा है, उस राष्ट्राध्यक्ष की समाधि पर लिखा है, क्या लिखा है? नाम नहीं लिखा, महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि। वो वियतनाम उस महाराणा प्रताप की महानता को समर्पण करता है, नतमस्तक होता है। वहां का राष्ट्राध्यक्ष अपने को शिष्य बताता है। आखिर मेरे देश के अंदर क्यों नहीं महाराणा प्रताप महान हो सकते? उनकी महानता के लिए इस देश का नौजवान, इस देश का प्रत्येक शासक, प्रशासक उसकी महानता के सामने क्यों नतमस्तक नहीं होना चाहिए? उसके आगे चलते हैं कि वो देश का विदेश मंत्री देश की धरती पर आता है के बाद, युद्ध के बाद, तो यहां जैसी कि अभी तक नीति रही है, कुछ वर्षों पहले तक कुछ चीजें निश्चित थी, गांधी जी की समाधि, ये वो दिखाना। उसके बाद उस वियतनाम के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं महाराणा प्रताप की समाधि भी देखना चाहता हूं। इस देश की सरकार को तो जैसे सांप सूंघ गया, वहां क्या है, कहां है? तो उदयपुर में, मैं जाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप सबको आश्चर्य होगा, वो विदेश मंत्री वहां गया और वहां से उस समाधि के पास से वहां की मिट्टी उठाकर उसने एक थैली में ली और उसके बाद वो अपने देश गया। पूछा क्या करेंगे इस मिट्टी का? बोले इस मिट्टी की सुगंध को मैं वियतनाम की धरती पर सुगंधित करने वाला हूं। वहां के बच्चे बच्चे के हृदय के अंदर ऐसी देशभक्ति, धर्म भक्ति और समाज भक्ति इस मिट्टी की सुगंध से आने वाली है। एक तरफ ऐसा चित्र दुनिया के अंदर मेरे महाराणा प्रताप का है, दूसरी तरफ मेरे देश के अंदर उस महाराणा को जैसे भुला दिया गया, बेनाम कर दिया गया। आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उस महाराणा प्रताप को, जिसका जीवन अपने लिए नहीं था, परिवार के लिए नहीं था, जिसका जीवन देश के लिए था, धर्म के लिए था, सभ्यता के लिए था, ऐसे महाराणा प्रताप को आज उनकी जन्म जयंती पर स्मरण करते हुए और उनके विचारों को युवाओं के अंदर, परिवार के अंदर, यह देश पहले है, धर्म पहले, संस्कृति पहले, देश धर्म समाज के लिए जीवन जीने वाले ऐसे महाराणा प्रताप जैसे लाखों लोगों के सामने देश नमन करता है। हम भी उस सीढ़ी, उस श्रृंखला के एक राही बन सकते हैं क्या? उस जो रहा हमारे महाराणा प्रताप जैसे महावीरों ने, सूरवीरों ने, देशभक्तों ने हमको दिखाई है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके जीवन को पढ़कर, उनके जीवन की घटनाएं मेरा उत्साहवर्धन करेंगी, मुझको दिशा देंगी, मेरा मार्गदर्शन करेंगी, अनेक प्रकार के व्यक्तिगत कष्टों में मुझे मार्ग से डिगने नहीं देने वाली ऐसे महाराणा प्रताप को आज उनकी जन्म जयंती पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, हृदय से उनको नमन करता हूं और आप सबको भी
पुनः एक बार महाराणा प्रताप की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देते हुए महाराणा प्रताप के जीवन का कुछ अंश हम भी अपने घर के अंदर, घर से अपने परिवार के अंदर, परिवार से अपने अंदर लेकर इस देश धर्म संस्कृति के लिए एक कदम आगे चलने का संकल्प लें। पुनः हिंदू जागरण मंच के प्रचार विभाग मेरठ प्रांत को इस सुंदर आयोजन के लिए अनेक हजारों लोगों को आज महाराणा प्रताप का स्मरण इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कराने के लिए उनके इस सदविचार को, सद उद्देश्य को मैं साधुवाद और वंदन करता हूं। पुनः आप सबको प्रणाम, अभिवादन।